क्लास 10 बच्चों, प्रश्न बैंक 2021-22 सब्जेक्ट है मैथ्स यानी गणित। उसका आज पार्ट नंबर 4 हम देखेंगे, जिसके अंदर लेसन नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। द्विघात समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन हमारे लेसन नंबर 2 का ही एक पार्ट है बच्चों। देखा जाए तो लेसन 2 और ये एक जैसे ही है। लेसन 2 में भी हमने देखा था इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टाइप के, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती थी। अब इस लेसन में इसकी इक्वेशन है बच्चों। इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर इज इक्वल टू का साइन हो उसी को कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, जहाँ पर होता है इज इक्वल टू साइन, वही होती है इक्वेशन। ठीक है, इस लेसन में से आने वाला क्या है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन बच्चों आएगा इसमें से, और 2 1 मार्क के MCQs आएंगे। टोटल मार्क्स इसके हो गए 5। चलिए, तो सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है, यदि द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल समान हो, यानी इसकी जो वैल्यूज है अल्फा और बीटा समान हो, तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब मैं आपको जैसे अभी क्वेश्चन समझाऊं, इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। वैसे आप लोगों को पता होगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है D बराबर b² - 4ac, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में कहते हैं इसको विविक्तिकर। क्या कहते हैं, विविक्तिकर। इस D की जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करते हैं कि कोई भी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो इसकी 3 सिचुएशन होती है बच्चों। आप इस डी का आंसर निकालते हो, आप सभी लोग जानते होंगे। हम जब इस डी का आंसर निकालते हैं, आंसर हमारा अगर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि रूट्स जो हैं, यानी हमारे जो मूल है वो वास्तविक है। रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे रियल हैं और इक्वल हैं। मतलब हमारे जो शून्यक या किसी इक्वेशन के मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक है और समान है। वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल है। चलिए दूसरा, अगर d 0 से बड़ा है, d कैसा है, 0 से बड़ा है, मतलब प्लस में आंसर आता है मान लो d का, तो हम क्या कहते हैं, रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। रियल और अनइक्वल होते हैं, मतलब मूल जो है वो वास्तविक तो है, असली तो है, लेकिन असमान है। मतलब आंसर अलग अलग आएंगे। x के 2 आंसर आएंगे, दोनों अलग आएंगे। +2 +3 -3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अलग अलग आएंगे। तीसरी कंडीशन होती है कि d जो है वो 0 से छोटा है। d की वैल्यू जो है बच्चों 0 से छोटी आ जाए। जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब उसको कहते हैं कि रूल जो मूल है हमारे वो अवास्तविक है। रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स नहीं है, अनरियल है, नॉन रियल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन उन्होंने बोली है, अगर इस समीकरण के मूल समान हो तो विविक्तिकर का मान होता है 0। समान या इक्वल कब होते हैं बच्चों, जब d की वैल्यू 0 होती है। तो d की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका आंसर A लिखो। पहले का आंसर क्या होगा, A। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + x - 1। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्वेश्चन लेसन 2 जैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके मूलों की प्रकृति बताना है, मतलब हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। कुल मिलाकर हमको एक फॉर्मूला लगाकर d की वैल्यू निकालना है कि d की वैल्यू कितनी आएगी। तो d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² - 4ac होती है। इस क्वेश्चन में देखो x² के साथ जो a, तो आपका a हो गया 1। b होता है x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखो x के साथ, तो हम मानते हैं यहाँ पर 1 है। खाली नंबर है -1, तो c हो गया हमारा -1। वैल्यू फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b की जगह 1 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c हमारा है -1। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस।
4 + 1 5 है हमारा आंसर। कितना आंसर आया? 5। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है बच्चों? ऑब्वियसली नंबर 0 से बड़ा है। जब नंबर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स हमारे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बुक में इसको डिस्टिंक्ट लिखा है, अनइक्वल लिखा है, सबका मतलब होता है अलग। सभी का मतलब एक ही है कि रूट्स इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कि वास्तविक तो हैं लेकिन भिन्न है। ये देखो, ये आंसर बी सही होगा, वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न। तो वास्तविक और भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है। किसी द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर की अधिकतम घात 2 होती है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मैक्सिममली 2 हो सकती है बच्चों, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका विविक्तिकर का फॉर्मूला पूछा बच्चों। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये तो सिर्फ फॉर्मूला ही है, आंसर ए होगा सही, जस्ट इन्होंने फॉर्मूला पूछ दिया है। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। जिसके रूट्स रियल हों उस पर टिक कर देना, है ना, करना कुछ नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने अभी लगाया यही आपको करके देखना है। चलो एक के लिए मैं करके दिखा दूं, पहले वाले के लिए x² + 9x + 4। आप x² + 9x + 4 का d निकालो। d क्या होता है? b का स्क्वायर। b यहाँ कितना है? इसको कहते हैं b बच्चों, जो x के साथ होता है उसको b कहते हैं। जिन बच्चों को ये थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं आती वो पहले जाके लेसन के वीडियो देखें ध्यान से, फिर इस वीडियो को देखना बच्चों, है ना। तो b² यानी 9 का स्क्वायर -4 × a की जगह कुछ नहीं है तो 1, c कितना है 4, 9 का स्क्वायर 81 - 4 4 जा 16, आंसर आएगा आपका 65। तो इसके रूट्स तो रियल लग रहे हैं बच्चों मुझे। उन्होंने पूछा है किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो इसी का आंसर आ रहा है, इसी के मूल वास्तविक है बच्चों। ठीक है, बाकी इसके भी नहीं होंगे, दिख रहा है मुझे साफ साफ। हाँ, इसके भी नहीं होंगे, इसके भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है ये। इस तरीके से आपको डी की वैल्यू निकालना है। डी का आंसर प्लस में आ रहा है, डी का आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, प्लस में नहीं आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर है? इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है बच्चों, तो बहुत सिंपल है। आपको लेसन 2 में मैंने कौन सी मेथड सिखाई थी? 2x² - 7x - 6, 2x² - 7x + 6 है कि माइनस है? +6 है, = 0। लेसन 2 अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो तो हमने एक मेथड सीख रखी है, बीच की टर्म के 2 टुकड़े करने वाली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। हमको इस इक्वेशन में x की वैल्यूज निकालना है, यानी रूट्स निकालना है, जिसको लेसन 2 में हम लोग जीरोस कहते थे या शून्य कहते थे, है ना। वही यहाँ पर रूट्स हैं, सेम वेल। तो क्या सिखाया था आपको? अगर आप लोग जानते हो तो मैंने सिखाया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाता है, 6 × 2, 6 2 जा 12। हम इस 12 के फैक्टर करते हैं, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब इनमें से प्लस या माइनस करके देखना है 7 किसके साथ आता है, तो 3 और 4 को प्लस करने से 7 आता है बच्चों। तो इस 7 की जगह हम लोग क्या लिखते थे? 2x² माइनस इसकी जगह लिखा मैंने 3 + 4, बाहर x है तो x + 6 = 0। 2x² बाहर निकलेगा तो -3x माइनस प्लस माइनस 4x + 6 = 0। अब क्या करना है बच्चों में? हमको कॉमन लेना है, 2x² - 3x - 4x + 6 = 0 में से कॉमन निकालना है। लें कॉमन, कुछ कॉमन है इन दोनों में, x और x की जगह अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा एक 2, 2x थे, एक x चला गया तो बचा एक x कॉमन गया तो -3
3 यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, जी हाँ, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, मुझे दिख रहा है ये 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा, ये 2 के टेबल में 3 जा, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2, माइनस प्लस, दोनों में एक में माइनस एक में प्लस है। अंदर देखो यहाँ पर x कैसा है बच्चों, यहाँ पर x प्लस का है तो हम प्लस कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस का है ना, तो यहाँ से मुझे इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, कॉमन, तो मैंने माइनस का वैल्यू यहाँ पर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 अंदर बचा x माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर रखोगे तो x का आंसर क्या आएगा, पहले माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो x का आंसर आ गया 3/2। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 2, तो x बराबर 2, तो ये 2 हैं हमारे ज़ीरोस। चेक करते हैं इसमें रूट्स क्या आ रहे हैं, 3/2 और 2, पहला आंसर हमारा सही है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। एक समीकरण px इक्वल्स टू 0, जहां px घात 2 का बहुपद हो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बच्चों, अब पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 है, अगर उसके आगे 0 लगा दूं तो वो क्या बन जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो यहां पर आंसर इंग्लिश में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो बच्चों द्विघात मतलब पावर 2, तो 2 मूल होते हैं बच्चों। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाउ मेनी रूट्स या नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2, तो यहाँ क्या आंसर लिखोगे आप 2, क्लियर है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2 आंसर आएगा, जितनी पावर उतने आंसर, द्विघात समीकरण 2 घात है 2 आंसर है ना। इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो बहुत आसान है, x माइनस 3 x धन 4, x माइनस 3 x धन 4 बराबर 0 है। क्या करना है, इनको दोनों को 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 3, तो x बराबर 3 हो गया। इस बार इसको 0 के बराबर रख दिया, x प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 4, तो आपके आंसर आएंगे 3 एंड माइनस 4, 3 एंड माइनस 4, 3 एंड माइनस 4 है, क्या है 3 एंड माइनस 4। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलें। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान हो तथा उस समीकरण के विविक्ति कर का मान क्या होगा, वास्तविक और समान में आंसर 0, अभी समझाया था। जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे, मतलब मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर, तो डी कितना होगा बच्चों हमारा, डी होगा 0। द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का सूत्र, बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, ये डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला ये होता है भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac आप यहाँ पर लिख दोगे। ट्रू एंड फॉल्स, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, एक से ज़्यादा ही होते हैं तो ट्रू है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मोर देन 1 से ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल सही 1 से ज़्यादा होते हैं। समीकरण x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के मूल 0 और -1 होंगे, गलत। इसके जो रूट्स हैं बच्चों, देखो मैं बताता हूँ इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स हैं x इंटू एक्स माइनस 1 के अगर रूट देखे जाएं, एक रूट तो क्या होगा x
बराबर 0, पहले ही हो जाएगा। x और एक बार ये 0 होगा, x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 0 और 1 आंसर है। इन्होंने लिखा 0 और -1, तो जो कि गलत है। इस इक्वेशन के रूट्स 0 और 1 आ रहे हैं, इन्होंने लिखा 0 और -1, तो रॉन्ग है। ठीक है, समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूल समान होंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल है बच्चों, इसके रूट्स इक्वल होंगे। सही है, ट्रू है। कैसे? इसके रूट्स कैसे होंगे? समान होंगे। रूट्स इसके इक्वल हैं, कैसे पता चलेगा? रूट्स इक्वल करने का तरीका, b² - 4ac, मतलब d की जो वैल्यू है 0 आना चाहिए। d की वैल्यू निकालने के लिए b कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में? -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया है 1, c कितना दिया है 4, -4 का स्क्वायर है 16, -4 4 जा 16, 16 में 16 गए 0। यस, अगर d 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे हैं हमारे? समान हैं, तो समान हो गए। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? एक द्विघात समीकरण है। नहीं, x की पावर 2 दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो ये तो द्विघात हुआ ही नहीं, पावर 2 होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 है क्या इसमें? नहीं है। y की पावर 2 है? नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये फॉल्स है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स। बच्चों पेज टर्न कर रहा हूँ मैं। चलिए पेज टर्न कर लिया हमने। अब आ गया 1 वर्ड आंसर। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac क्या कहलाता है? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ये लिखा है इसका आंसर, विविक्तिकर कहते हैं। पहले वाले का आंसर ये आएगा हिंदी में, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट आता है ना। b² - 4ac इज वॉट? इट इज अ डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान, अरे भाई कितनी बार बताएं, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो उसके d की वैल्यू कितनी होगी? अरे 0 होगी भाई, कब तक पूछोगे? d की वैल्यू क्या होगी? 0, विविक्तिकर 0 होगा। ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, मतलब 0 से छोटा है, तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? उसके मूल अवास्तविक होंगे, मतलब मूल काल्पनिक होंगे। अवास्तविक को काल्पनिक कहते हैं बच्चों, कल्पना में ही होंगे, सपनों में आएंगे तुम्हारे, है ना। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नॉट रियल रूट्स। कुछ लोग इसको इमेजनरी रूट भी कहते हैं, तो चलता है, सब मीनिंग सेम होना चाहिए। नॉट रियल रूट, इमेजनरी रूट। जो रियल नहीं है वो कैसा होता है? इमेजिन करने वाला, इमेजनरी। ठीक है, तो हो गया क्लियर। जिसके d की वैल्यू नेगेटिव हो, जिसके विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आए, वो क्या होता है? उसके रूट्स होते हैं नॉट रियल। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो, कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स रूट्स? उसके रूट्स कैसे होंगे? उसके रूट्स रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों चेक करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों इसमें तो सिंपली बात है, नहीं है, पावर 3 मैक्सिमम है, लेकिन हो सकता है बच्चों, करके देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि इधर x - 2 का होल क्यूब है ना बच्चों, अगर इधर जाएगा तो कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल सही है, हो सकता है। मैं देख करते 2 मिनट को। चलिए देखें, x³ - 4x² - x + 1, इधर स्क्वायर खोल दो। x - 2 की होल क्यूब है, मतलब x - 3 की का घन है, x - 2 का घन,
है ना, 5 पावर 3 है, 3 पावर को घन कहते हैं हम लोग। तो इसको खोला हमने, फॉर्मूला होता है, क्या होता है पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3ab² होता है। ए यानी x, b यानी 2, तो a का क्यूब माइनस b यानी 2 का क्यूब माइनस 3a² यानी x का स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स क्यूब माइनस 6x², 4 3 जा 12x माइनस 8। ये वैल्यू पूरी की पूरी इस तरफ लाना है मुझे इसके पास में, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर जाएगा, इधर से इधर आया तो माइनस का x क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। ये कैंसिल हुआ, 6x² प्लस का 4x² माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6x² में से 4x² माइनस होंगे तो बचेगा 2x², है ना, माइनस माइनस प्लस, 12 और 1 13x, दोनों माइनस के तो आंसर माइनस आएगा, 8 और 1 9 बराबर 0। दिख रहा है द्विघात समीकरण, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं कि द्विघात समीकरण है। हो गई जांच, हमने करके देख लिया है द्विघात समीकरण, क्लियर है। चलिए ये अब जांच तो आप करते रहना भैया, डॉक्टर बनो जांच करो, ये दोनों आप कर लेना। गणितीय स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हमको इस सिचुएशन को, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है ना, सिचुएशन को शो करना है मैथमेटिकल फॉर्मूले में। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, अ ट्रेन कवरिंग अ डिस्टेंस विथ इक्वल वेलोसिटी, मतलब है कि इक्वल स्पीड से 480 किलोमीटर दूर जाती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। इफ, क्या बोलोगे, इंग्लिश में कहते हैं इफ द स्पीड वॉज 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड जो है अभी मान लो उससे 8 किलोमीटर में कम कर देता बच्चों, तो क्या होता, उसको इतना दूर जाने में 3 और घंटे लग जाते, है ना। इट नीड 3 more hours टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 और घंटे लगते। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई जो आपको ज्ञात करना है, भोले भाले बच्चे बन के इसको x मान लो। क्या बोलोगे आप लोग, आप बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये यूनिट लिखना मत भूलना, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसके भी मार्क्स काट लेते हैं, है ना, और काटना भी चाहिए। जब बात ऐसी हो रही है, क्वेश्चन स्पीड वाला है तो स्पीड की यूनिट पता होना चाहिए। तो हमने मान ली स्पीड किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर x। अब ऐसा ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एक और स्पीड दे रखी है वो भी ऐसी दे रखी है किलोमीटर पर आवर की, इसलिए मैंने यहाँ पर x को किलोमीटर पर आवर माना है। अब यहाँ पर बच्चों हिंदी में लिखा जाए तो माना रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो
समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हिंदी में इसको समय बराबर दूरी बटे चाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पता लगाएंगे कि ट्रेन को x की स्पीड से चलते हुए 480 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगता है। तो वो समय हो जाएगा बच्चों क्या, x समय बराबर, उसको नाम दे दो समय को t1, तब हमारा समय हो गया 480 बटे x, दूरी बटे चाल, कितनी दूर चल रहा है 480 किलोमीटर, आपकी चाल कितनी है x, ये तो यूनिट है बच्चों, ये क्या है यूनिट है, इससे मत घबराना। ये हो गया 480 अपॉन x। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत। दूसरा फिर अगर, अब यहां लिखने ना प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया इसकी स्पीड को कम कर दो, कितना कम कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें या कम होती, मतलब इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड जो है इससे 8 और कम होती तो कितना समय लगता बच्चों, तब भी समय उतना ही लगता, मतलब उतना नहीं लगता लेकिन समय का फॉर्मूला वही लगेगा, ये कहना चाह रहा हूँ कि समय का फॉर्मूला वही लगेगा। डिस्टेंस 480 अपॉन में स्पीड अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। लेकिन समय अब 3 घंटे क्या हो रहा है, समय 3 घंटे अब ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इस वाले समय में से अगर इस वाले समय को घटा दूं तो आंसर आएगा 3, है ना। t1 माइनस t2 बराबर 3। तो क्लास पहले स्पीड ज़्यादा थी तो समय कम लगेगा, बाद में स्पीड कम कर दी समय ज़्यादा लगेगा, इस वाले समय में से इसको माइनस करोगे तो 3 घंटे आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है 480 अपॉन एक्स, माइनस करो इसमें से 480 अपॉन एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाना है, चलिए इक्वेशन भी बनाएंगे हम लोग। तो क्लास ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब अपॉन में नंबर आ जाए तो एलसीएम लेना है, पर बच्चों आप ध्यान से देखना, ये x और x माइनस 8 का जो एलसीएम होता है ना वो कुछ भी नहीं होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के अलावा, तो एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x माइनस 8 से। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ बच्चों। एलसीएम में लोगे तो समय खराब करोगे, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 480 का देखो ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, मैं तो यही बताता हूँ बच्चों, और ईजी है, वर्क भी करता है। 480 का मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई इससे x माइनस 8 से, ये फॉर्मूले का माइनस, ये 480 है, इसका मल्टीप्लाई x से बराबर 3, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई। इससे बेनिफिट ये बच्चों कि अल्टीमेटली आंसर यही आना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करो 480 का मल्टीप्लाई x से तो 480x, 488 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64 का 4, कैरे ओवर 6, 32 38 माइनस 480x अपॉन x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस x इंटू 8x बराबर 3, ये कट गया इससे, माइनस 3840, ये वैल्यू अपॉन में है, अपॉन से जाएगी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिखा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 8 ज़ा 24x, ये माइनस की वैल्यू इधर आई तो बनी प्लस 3840, इधर लिखो 0, अब 0 को इधर लिखो चाहे इसके इस तरफ लिखो, बात एक ही है। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840, इक्वल टू को इधर लिख रहा हूँ बस, तो इसका आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर
-24x प्लस 3840 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। क्लियर क्लास? चलिए, तो हमको यहीं तक करना था, हमको सॉल्व करने का मना किया है क्वेश्चन में, हमको ये बोला नहीं गया है, नहीं तो हम सॉल्व भी कर लेते। आगे देख लेंगे, सॉल्व करना तो हम सीख ही लेंगे आगे। सिर्फ इन्होंने बोला है निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको शो कीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में। कर दिया हमने। सेम क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, और निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है बच्चों, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को बच्चों इंग्लिश में बताऊं आपको, तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब इंटीजर हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 306 है ना। क्रमागत को इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्यूटिव। मतलब क्या होता है क्रमागत का बच्चों? एक के बाद एक आने वाले। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक आता है। तो यहाँ पर जो दो क्रमागत नंबर मानना है तुमको, इस क्वेश्चन में पहले दोनों नंबर मानना पड़ेंगे। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेट दी इंटीजर्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटीजर बोला है, विल बी एक्स एंड x प्लस 1। आप उनको मान लो, एक को मानोगे x तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव है। क्रमागत हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? क्रमागत। माना, आप क्या मानोगे? माना कि पूर्णांक x और x प्लस 1 है। मान लो, आपने क्या मान लिया कि पूर्णांक आपका एक x है और एक x प्लस 1 है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 306 है। उन्होंने बोला है x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा? 306। बन गई इक्वेशन इससे, ठीक है। x का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1x, प्लस का 306 इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 306 बराबर 0। ये बन गया आपका इक्वेशन बनाना थी बस। क्लियर क्लास? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k द रूट्स मस्ट बी इक्वल। रूट्स कैसे हो बच्चों? इक्वल हो। और मैंने आपको बता चुका हूं आज के इस वीडियो में, शुरू से बता रहा हूं कि रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू कितनी हो बच्चों? जब हमारे d की वैल्यू 0 होते हैं तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। इक्वल कब होते हैं? जब d 0 हो जाए। क्लियर है? तो इक्वेशन लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको d की वैल्यू 0 रखना है इस क्वेश्चन में। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमको बोल दिया है इस क्वेश्चन में कि इसके रूट्स रियल होना चाहिए। मतलब a आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 2, b की जगह पर k, c की जगह पर 3। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है रूट्स कैसे होना चाहिए? रियल होना चाहिए। रियल रूट्स कब होते हैं? जब d बराबर क्या होता है? 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। b की जगह रख दिया मैंने k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 टू जाए 8, 8 3 24, प्लस का माइनस का 24 इधर आएगा, इक्वल टू के इधर तो बनेगा प्लस। बचा हुआ पार्ट यही कर देता हूँ बच्चों, देख लो। स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट, तो k की वैल्यू हो गई √24। बच्चों 24 को रूट से बाहर निकालें तो आंसर आता है 2√6, लेकिन आगे प्लस माइनस लगा देना है। k के दो आंसर आ सकते हैं, प्लस 2√6 भी आ सकता है और माइनस 2√6 भी आ सकता है। दो आंसर है इसके, 2√6 और माइनस 2√6। कोई दिक्कत हमें?
इजी लगा क्वेश्चन? चलिए ये हो जाएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन ये है, यही सब कुछ करना है इसमें। हाँ, गुणनखंड विधि से हल करना है इसको। किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है बच्चों? गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों? फैक्टराइजेशन से हमको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा √2x² + 7x + 5√2 = 0। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है पहले से ही, लेसन 2 में भी ये सिखाया हुआ है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं, उससे अगर करना हो तो पहले तो फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई होता है। तो √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से, √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से, सॉरी ये √2 था बच्चों। तो 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, √2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है, रूट से रूट कट जाता है, आंसर 2 ही आता है। तो 5 2 जा 10 होगा। अब 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बच्चों? 10 के फैक्टर होते हैं 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। किसको प्लस माइनस करने से 7 आ रहा है? तो इन दोनों को प्लस माइनस करने से 7 आ रहा है। आ रहा ना? आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? √2x²। इसको करनी कहते हैं बच्चों हिंदी में ना। 7 को लिखा हमने 5 + 2, x बाहर है, + 5√2 = 0। √2x² बाहर निकाला, 5 × x, 5x 2 × x, 2x + 5√2 = 0। बच्चों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूँ, काम आएगा। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे भाई। 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 × √5। क्यों? क्योंकि जब सेम रूट में सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट से रूट कट जाता है और आंसर 5 आता है। ऐसा होता क्यों है ये चीज़ भी समझ लो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे क्यों होता है, क्यों? तो √5 में √5 का मल्टीप्लाई, बच्चों एक चीज़ तो आपको पता होगी कि जब किसी नंबर का अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, √5 का √5 से करते हैं, हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। a का a से मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो √5 का √5 से, तो √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, आंसर आ गया वही। ठीक है, इसलिए मैं किसी भी नंबर को उसके रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 5 को लिख सकता हूँ √5 वैसे ही अगर √2 कहीं पर आता है या 2 आ रहा है तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान काम है। तो √2x² + 5x + 2, इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? इन दोनों में देखो, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ पर एक x कॉमन ले लो, एक x मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा √2। x का स्क्वायर है, 2x है, एक x कॉमन गया तो बचा एक x, यहाँ से x चला गया तो यहाँ से बचा 5। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है नहीं है, लेकिन अब आ जाएगा। मैंने 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकते हैं, मैंने भी सिखाया आपको। इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, यहाँ लिखा है x + 5√2। भाई यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, कॉमन ले लो अगले स्टेप में। तो x ब्रैकेट के अंदर √2x + 5, इन दोनों में से √2 मैंने कॉमन लिया। x तो यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, तो √2 कॉमन गया तो यहाँ से क्या बचेगा? √2x, यहाँ से √2 चला गया तो क्या बचा? ओनली 5। ये वाला ब्रैकेट बराबर आ गए? बिल्कुल आ गए, आ गए ना। तो √2x + 5 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से बचा x + √2 = 0। एक बार दोनों को 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, √2x + 5 = 0 को, तो प्लस का 5 इधर जाएगा तो बनेगा -5, यहाँ बचेगा √2x, x की वैल्यू निकालना है, √2 कहाँ जाएगा? डिवाइड, ये आपकी एक वैल्यू हो गई x की। x की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको बराबर रख दो 0 पे, x + √2 = 0, प्लस का √2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का √2। क्लियर हुआ? ये थी आपकी गुणनखंड विधि, है ना, पहले भी सिखा चुका हूँ, आज से एक बार फिर। रूट का क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए बताई नहीं तो नहीं बताता मैं आपको, बाकी तो ये आप करोगे, इसको आपको ही करना है। गुणनखंड विधि से कैसे करोगे थोड़ा सा हिंट दूंगा। इस क्वेश्चन में 2x² - x + 1/8 = 0 है। अपॉन में 8 है ना,
अपॉन में 8 है, तो पूरी इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 8 का गुणा कर दो पूरी इक्वेशन में, इस 8 का गुणा कर दो सब में। हमको अपॉन में से 8 को हटाना है, बस यही काम करना है, बाकी तो सब पुराना ही है, बाकी तो सब कुछ पुराना है, बस यहाँ पर हमको यही करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करा, तो 8 का मल्टीप्लाई पहले तो लिखा जाता है बच्चों, करा अगली बार में जाता है, पहले ऐसा लिखो। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा करा। 8 का गुणा इससे होगा तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स 8x, 8 का गुणा 1/8 से करूँगा, मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। 8 इंटू 1/8 ऐसे करेंगे, 8 इंटू 1/8, तो अपॉन का 8 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गया इक्वेशन। इसको अब सिंपल फॉर्म में करना आपके ऊपर है भाई, कर लोगे आप लोग, आसान है। 16 1 जा 16, मिडिल टर्म को ब्रेक करो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कोई सा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग मतलब कोई छोटा मोटा काम जो रहता है ना घर में करते हैं, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ गुड्स नहीं कह सकते इनको, कह सकते हैं यूटेंसिल्स, होम यूटेंसिल्स, घर के बर्तन। एक विशेष दिन में यह देखा गया, किसी डे में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन बनाने की जो कॉस्ट है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब उस दिन जितने भी बर्तन बने उन बर्तन को डबल कर दो और उनमें 3 प्लस कर दो, दुगने से 3 अधिक, 3 more than twice the number formed, 3 more than twice the number formed, उसके बराबर थी एक बर्तन की कीमत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हुए, 90 रुपये लगे टोटल खर्चा हुआ, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एक बार फिर से क्वेश्चन सुना दूं। कहीं पर यूटेंसिल बनाने का काम चल रहा है, वहां पर यह देखा गया कि बर्तनों को बनाने में, यूटेंसिल को बनाने में जितनी कॉस्ट या कीमत लगती है वो कितनी है, जितने बर्तन उस दिन बनाए गए उन बर्तन के डबल से 3 ज़्यादा, 3 more than twice the number, 3 more than twice the number। आपकी बुक में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, ओके, इन अ डे, एक दिन में जो बनाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना अगर आपको दिक्कत आए तो, समझ गए आप लोग। चलिए बच्चों, सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन आपके पास है, कर लोगे आप लोग। हमको ये पता लगाना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, टोटल कितने आर्टिकल बन रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि x बर्तन निर्मित हुए, कितने बर्तन निर्मित हुए, x। माना कि x बर्तन निर्मित हुए, कितने बर्तन निर्मित हुए, x। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस बी एक्स, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएंगी बच्चों, कॉस्ट, सो देयर कॉस्ट, कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस्ट हो जाएगी 2x + 3, उसने बोला है ना 3 more than twice the number formed, 3 ज्यादा जितने नंबर बने, कितने नंबर बने, x आर्टिकल बने, x में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 2x + 3 उनकी कीमत है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एक बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, एक बर्तन की कीमत हो जाएगी, तो उस बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x + 3 रुपये हो जाएगी। अब क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि उस दिन
जितने बर्तन बने उनकी कीमत टोटल 90 रुपये थी। कितनी थी? 90 रुपये। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? ये सिंपल सी बात है। आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, अगर आप एक पेन लेते हैं 2 रुपये का आता है, तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे? 2 10 या 20, 20 रुपये के। आप क्या करते हो? जितने पेन लिए उसको उसकी कीमत से गुणा करते हो। तो यहाँ पर आपने एक्स आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल इतने रुपए का था, तो एक्स में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उनकी कीमत पता लग जाएगी। मगर इससे हमको क्वेश्चन की इक्वेशन मिल जाएगी जिसको आप सॉल्व कर लोगे। एक्स का मल्टीप्लाई किया इससे तो 2x², एक्स का इससे किया तो 2x² कैसे होता बच्चों? जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखना। एक्स का गुणा कर रहे हैं 2x से, एक्स का गुणा 2x से, तो 2 का तो 2 रहेगा, x का गुणा x से करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 3 × x 3x, प्लस का 90 इधर आएगा तो बनेगा -90 बराबर 0। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? नहीं। आगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, आसान सा काम है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर मूल ज्ञात करने का बोला गया है, तो मूल तो आप ही ज्ञात करोगे, मतलब वैल्यूज निकालना है, एक्स की रूट्स निकालना है ना। जो भी विधि आपको आती हो, 2 विधियां हैं बच्चों हमारे पास। कौन कौन सी? फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। फॉर्मूला मेथड के क्वेश्चन में आगे आने वाले इन क्वेश्चनों के साथ करवा दूंगा, तो लेसन अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। कैसी फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। हाँ ठीक है, चलो। रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, तो आप बड़ा ही कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड कुछ ऐसी होती है बच्चों, है ना। ABCD मान लो, हमने इसको नाम दे दिया रेक्टेंगुलर फील्ड को। इस फील्ड में एक डायगोनल होता है, ये डायगोनल यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं समकोण हिंदी में। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मान लो उसकी छोटी भुजा को मैंने x मान लिया, तो ये जो विकर्ण है ना, ये इस छोटी भुजा से, मतलब स्मॉलर साइड या स्मॉलेस्ट साइड, जो सबसे छोटी साइड x है, उससे 60 मीटर मोर देन है। 60 मीटर मोर देन x प्लस 60 है। और बड़ी भुजा मतलब जो लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब वो स्मॉलर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 30। ये x प्लस 60, x प्लस 30। बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां है, सॉरी 6वां बुक का ही क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटी साइड से 60 सेंटीमीटर मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, अगर लॉन्गर जो है वो 30 मीटर किससे ज़्यादा है? शॉर्टर साइड से, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा करवाऊंगा बच्चों, जिससे आपको एक और मेथड जो होती है, दूसरी मेथड जिसको कहते हैं कि हमारी फॉर्मूला मेथड, वो भी कवर करवा दूंगा। इसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस में सिर्फ इक्वेशन बनवाऊंगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है आपको। ये तो समझाने के लिए कराता है, तो कुछ मत बनाना, आप लिखना, मानना, अज्यूम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है मेरा 16। देखो सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज़ है उसको माना करो। तो मानो कि छोटी साइड क्या है? माना कि छोटी भुजा x और ये m मतलब मीटर है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कोई भुआ मत कह देना, भुजा है वो। बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी x प्लस 30 बच्चों। क्या हो जाएगी? x प्लस 30, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है ना भाई, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक मतलब प्लस है,
और विकर्ण कितना होगा, विकर्ण हो जाएगा x+60, क्योंकि उन्होंने बोला है विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है। इंग्लिश में इन चीज़ों को क्या कहेंगे, लेट दी स्मॉलर साइड बी x, स्मॉलर साइड को x मान लिया, देयरफॉर, इसको देयरफॉर पढ़ते हैं, लॉन्गर साइड बी x+30, लॉन्गर साइड कितनी हो गई x+30 एंड डायगोनल जो है वो हो जाएगा x+60, और डायगोनल को x+60 माना क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या कहेंगे हम लोग, या चाहे तो एक लाइन लिख लें बच्चों पहले, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना। हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी आयत का विकर्ण, मतलब किसी आयत का जो विकर्ण होता है वो आयत को दो समकोण त्रिभुजों में बांट देता है, वह आयत, यानी क्वेश्चन में दिया ना आयताकार, आयताकार खेत, तो वह आयत को दो समकोण, या दो बराबर लिख लो, दो बराबर समकोण त्रिभुजों में बांट देता है, बांट देता है बच्चों। उसके बाद लिखना, तब पाइथागोरस की प्रमेय से, तब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में कैसे लिखोगे बच्चों इसको, सिर्फ इतना लिखोगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट द डायगोनल divides a rectangle in two equal right angled triangle, तब बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, यहां पर चाहो तो ऐसा लिख लेना, विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण किसकी जगह आ रहा है, पाइथागोरस की जगह आ रहा है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा, यहाँ बेस की जगह समझ लो, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, मतलब डायगोनल का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा किसके, इस पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस की थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, सिंपली, प्लस बड़ी भुजा मतलब लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर, डायगोनल कितना दिया है x+60 का स्क्वायर बराबर ये है x का स्क्वायर, छोटी भुजा या स्मॉलर साइड को x माना था, देखो ये लिखा है छोटी भुजा x है, स्मॉलर साइड को x, बड़ी भुजा को क्या माना x+30 का स्क्वायर। चलो एक पीछे काला पेज हटा देता हूँ, सॉल्व करें। चलिए
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बच्चों। जिन बच्चों को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता हो वो यहाँ पर क्या करा करो, एग्जाम में यहाँ पर लिख लिया करो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह लिखा है x और b की जगह लिखा है 60, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 बराबर x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x तो x का स्क्वायर, b की जगह 30 तो 30 का स्क्वायर, फिर 2x इंटू 30। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर होता है 3600, स्क्वायर का मतलब होता है 60 में 60 का गुणा, 60 में 60 का गुणा सबको आता है, बच्चे बच्चे को 0 0 2 0 है तो 2 0 6 6 36। 60 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, 120x, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 32 जा 60x। सारी चीज़ें उठा के धर ले आओ बच्चों, ये उठा के लाया, एक्स स्क्वायर था प्लस का इधर आया तो बना माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 120 है, ये माइनस का 60x, प्लस का 3600 माइनस का 900। जब सब कुछ यहाँ से इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा 1x स्क्वायर, जिसको सिर्फ क्या कहते हैं? x का स्क्वायर कहते हैं। बड़ा ये है, माइनस का है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 120 में 60 गया तो बचा 60x, बड़ा ये है, प्लस का है तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3600 में से 900, 3600 में से 900 जाएगा तो बचेगा 2700, 3600 में से इतना जाएगा तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको प्लस का करना है तो क्या करो, सबके साइन बदल दो। सिंपल सा है, करते क्या है, -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन बदल जाते हैं। इतना क्या करना हमको, हम सिंपली बात है, जो माइनस का है उसको प्लस का करो, जो प्लस का है उसको माइनस करो, प्लस का है उसको माइनस करो। बच्चों चाहे तो हम इसको फॉर्मूला हमारी जो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि किस विधि से आपको आंसर निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड लगाएंगे क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि 2 बार 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या करवाऊंगा, फॉर्मूला मेथड। तो x निकालने का एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य रूल कहा जाता है, जिसको x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। इसमें ABC क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a, ये हो गया आपका b और ये वैल्यू होती है आपकी c। मैंने पहले भी ABC निकालना सिखाया है, जिसने मेरे पुराने वीडियो देख रखे हैं उसको ये आता होगा। तो a यहाँ क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा -60, c क्या होता है -2700। ये हो गया आपके ABC। फिर से समझ लो, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1, तो a हो गया 1। b क्या होता है, जो x के साथ होता है, x के साथ यहाँ पर माइनस का 60 है तो -60 हो गया आपका b। c जो खाली नंबर होता है तो -2700 हमारा ओनली नंबर पार्ट। चलिए क्लास, तो x की वैल्यू हो गई हमारी, फॉर्मूला लगाया -b। ये देखो फॉर्मूले का माइनस है बच्चों, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, यहीं गड़बड़ कर देते हैं, फिर रोते हैं कि हमारा आंसर तो सही था, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है और b ऑलरेडी नेगेटिव है। जब यहाँ भी माइनस और एक और माइनस लगाना है तो मैंने ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाया, जिससे क्या होगा, मैं गलती नहीं करूँगा। फिर है प्लस का और माइनस का, अंदर है b का स्क्वायर, b यानी कि -60 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का माइनस इंटू 4 इंटू a कितना दिया है 1, c कितना दिया है माइनस का 2700। कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या है 2 इंटू 1 है। चलिए बच्चों आगे करें इसको। माइनस माइनस प्लस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा बच्चों।
प्लस माइनस फॉर्मूले का प्लस और माइनस, रूट के अंदर 60 का स्क्वायर होता है 3600। ये यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। 2700 देखो, 1 का मल्टीप्लाई करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 2700 है 2700, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 2700 4 का मल्टीप्लाई, 2 0 का 2 0, 4 7 जा 28 का 8, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 10,800, 10,800 अपॉन में 2 1 जा 2, हटा दूँ ये। चलो बस, अब क्या बचा, ये हो जाएगा आपका 14400। अब बच्चों रूट से बाहर निकालना सबको आता ही है। देखो इस प्रकार के रूट को रूट से बाहर निकालने का एक सॉलिड तरीका बताता हूँ, वैसे सबको आता होगा, कोई सॉलिड नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया मैंने। देखो 144 किसका रूट होता है, 12 का, ध्यान रखना। जैसे 144 इसका रूट 12 होता है, और ये 2 जीरो हैं बच्चों, अगर अंदर 2 जीरो हैं तो बाहर रूट में आके 1 जीरो बचेगा, रूट से बाहर आकर क्या बचेगा, 1 जीरो बचेगा। इसका आंसर 120 आएगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है 144 का 12 होता है और 2 जीरो अगर अंदर हैं तो बाहर आके क्या हो जाएगा, 1 जीरो। कभी भी आप करके देख लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका बता चुका हूं, अपॉन में 2, रूट से बाहर आ गया 120 बन गया। x की 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो x बराबर हो गया आपका 60, एक बार प्लस लिया 120 अपॉन 2, 60 प्लस 120 होता है 180, अपॉन में 2 करा तो आंसर आएगा 90। तो x की वैल्यू आ गई 90, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, साइड है, तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं साइड का, तो x हो गया हमारा 90। अब आगे देखिए, x को जब माइनस रखूंगा बच्चों तो 60 माइनस 120 अपॉन 2, 60 में से 120 जाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा, क्योंकि बड़ा ये है, आगे माइनस लगा है, अपॉन में 2 है, माइनस का 30, लेकिन माइनस में आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बात हो रही है साइड ऑफ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल के लिए, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं मानेंगे, हमारा आंसर 90 होगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, सो स्मॉलर साइड यानी कि छोटी भुजा हो गई 90 मीटर, लॉन्गर साइड को क्या कहते हैं, बड़ी भुजा, वो हो गई 90 प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने माना था x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120, और जो आपका डायगोनल है जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण, विकर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 60 माना था, क्या माना था, x प्लस 60, तो वो हो जाएगा 90 प्लस 60, जिसका मतलब होगा 150, 150 मीटर। क्लियर क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या के वर्ग संख्या का बड़ी संख्या, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। चलो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको अब इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा बच्चों, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। चलिए क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, अगर उनके स्क्वायर करें तो उनका डिफरेंस 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग से 8 गुना है, दोनों संख्याओं ज्ञात करना है। बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज जो भी मैंने क्वेश्चन बताया उसी के जस्ट नीचे लिखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। दो नंबर से जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है बच्चों। यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ आपको लिखना है, क्या लिखना है, स्मॉलर नंबर को y मान लो, लार्जर को x मान लो, या कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए x और y दो मानना है, बाद में तो सब कॉमन हो जाएगा। तो लेट दी स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर नंबर बी y। लार्जर नंबर क्या हो गया है, y हो जाएगा। तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करते हैं बच्चों। तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। फिर उन्होंने बोला है
छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यानी x का वर्ग यानी x का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 8 टाइम्स दी लार्जर नंबर इज इक्वल टू 8y। बड़े नंबर में 8 का मल्टीप्लाई करो, बड़ा नंबर y में अगर 8 का मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 8y के, तो एक्स स्क्वायर की जगह 8y रखूंगा। इसको क्या लिखते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या बोलूंगा, समीकरण 1 व 2 से एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने 8y, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 180 इधर गया तो बन गया माइनस का 180। ये इक्वेशन y के फॉर्म में बनी है बच्चों, x के फॉर्म में नहीं बनी है, कोई बात नहीं, सब कुछ वैसे ही करना है। फॉर्मूला मेथड जो मैंने लगाई थी वही लगाना है और आपको इसका आंसर फाइंड करना है। क्लियर हुआ, इससे आगे मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय की गणना कीजिए। बच्चों ये थोड़ा सा टेढ़ा और टफ सवाल है आप लोगों के लिए, और नॉर्मली जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं उनके लिए, जो पढ़ता है उसके लिए तो आसान है। क्वेश्चन 9 वाला है, देखो इस बुक में क्वेश्चन 9 दिया है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। ठीक है, 2 टैप यानी 2 नल एक साथ चलेंगे तो किसी टैंक को इतने घंटे में भर देंगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, नल जिसका डायमीटर बड़ा है मतलब चौड़ा नल 10 घंटे पहले भर सकता है छोटे नल के कंपैरिजन में। सेपरेटली अगर अलग अलग भरने का बोले तो बड़ा नल इसको 10 घंटे पहले भर सकता है छोटे नल के। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके, हमको टाइम निकालना है बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो अपन छोटी क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ते थे ना, यूनिटरी मेथड जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, इकाई वाले क्वेश्चन जो होते थे कि भाई एक चीज़ का वैल्यू इतनी है तो 10 की कितनी होगी, उस टाइप का क्वेश्चन की हेल्प यहाँ पर लगेगी। चलो यहाँ पर उन्होंने टाइम समय निकालने का बोला है तो हम यहाँ पर कुछ मानेंगे। क्या मानोगे? माना छोटे व्यास वाले नल को x घंटे लगते हैं किसको भरने में, हौज को भरने में। हौज को अकेले भरने में, अकेले भरने में है ना, अगर अकेले भरेगी तो वो x घंटे में भर देंगे। तथा बड़े व्यास वाले नल को, बड़े व्यास वाले नल को x धन 10 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े व्यास वाले को कितना टाइम लगता है, 10 आवर ज़्यादा, 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, है ना। इंग्लिश में लिखवा दूँ आपको, लेट दी टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x hours, so by लार्जर टैप, तो लार्जर टैप को कितना लगेगा, x + 10 आवर्स। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं, सिर्फ यही लिखा है अपन ने। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं 1 आवर वर्क। भाई आप कोई काम x घंटे में करते हो तो 1 घंटे में कितना काम करोगे? आप कोई काम x घंटे में करते हो तो 1 घंटे में कितना काम करोगे? 1/x। क्या कहते हैं बच्चों उसको? 1/x। क्या कहते हैं? 1/x। ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 आवर वर्क, मतलब 1 आवर वर्क बाय 1 घंटे में किया गया काम बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना भर देता है? चलिए
तो मैंने क्या बताया 1/x इसका आंसर होगा। भाई आप x घंटे में पूरा काम कर देते हो, तो x घंटे में पूरा काम करते हो तो 1 घंटे में कितना काम करोगे 1/x, जितना टाइम लगा उसको अपॉन में लिख दो। उसी टाइप से 1 आवर वर्क बाय लार्जर टैप, 1 आवर वर्क बाय लार्जर टैप, उसको कहते हैं 1/x। उसको कितना टाइम लग रहा है x - 10। बताओ छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, मैंने यहाँ पर गलती से प्लस लिख दिया, इसको माइनस कर लो क्योंकि बड़ा व्यास वाला तो जल्दी भर देगा ना, इसको x - 10 कर लेना। छोटी सी मिस्टेक प्लस की मैंने माइनस में कर दी है ना, इसको माइनस कर लेना आप लोग, x - 10 आएगा क्योंकि ये तो समय की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं रेडियस समझ बैठा इसलिए मैंने प्लस कर दिया, इसको समय है ये, तो 10 घंटे कम लग रहे हैं उसको, तो x - 10 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा है 1/x कर रहा है, ये याद करना पड़ेगा। थोड़ी सी ये चीज़ याद रखना पड़ेगी आपको क्योंकि एक यूनिक सा अलग सा क्वेश्चन है ना। तो 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, छोटा टैप 1/x, बड़ा टैप 1/x - 10। ये x क्या है टाइम है। जब आप पूरे टाइम को भाग दे देते हो है ना, अपॉन में लेते हो तो उसको 1 आवर वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं 1 घंटे में किया गया काम, इसका 1 घंटे में किया गया काम इतना है। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ कितनी देर भरते हैं, इसको हिंदी में लिख लो बच्चों, इसको हिंदी में लिखवा दूं, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा किया गया काम, तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा कितना काम किया जाएगा 1/x। इसी प्रकार से बच्चों इसको भी आप बिल्कुल लिख लेना, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा किया गया काम 1/x - 10। हिंदी मीडियम वालों को कह रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब जब वो दोनों साथ काम करना मतलब भरना करें, तब उनके द्वारा किया गया 1 घंटे का काम, जब वो दोनों टैप एक साथ भरेंगे तब वो कितना पानी भर सकते हैं, यानी कितना काम कर सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से समझो, उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज दे रखी कि अगर वो दोनों एक साथ उस नल को भरते हैं तो इतने घंटे में भर देते हैं, तो उसको भी अपॉन में ले लो 1/9 3/8। तो हमको पता लग जाएगा ये काम क्या है, ये उनका अलग अलग काम है। छोटा नल 1 घंटे में इतना काम करता है, बड़ा नल इतना काम करता है, और दोनों एक साथ मिलके करें तो इतना काम 1 घंटे में कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो समय एक साथ वो काम करते हैं उसको यहाँ लिख दिया बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सिंपल देखो, पहले 1 के अपॉन में है सब, ये 8 9 जा, ये तो सबको करना आता ही होगा, 8 9 जा 72 प्लस 3 अपॉन में 8। अगर इसको ऊपर ले जाऊँ 8 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 72 और 3 75 75। अब बच्चों मुझे एक बात ध्यान से बताना, आप समझाना मुझे, मैं तो शायद समझा नहीं पाऊँ। 1 घंटे में इसने इतना काम किया, 1 घंटे में इतना काम किया, अगर इन दोनों के काम को जोड़ दें तो यही तो होगा 1 घंटे में जब दोनों ने साथ काम किया। यानी इन दोनों को प्लस करके मैं किसके इक्वल रखूंगा, इसके, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब 1/x, छोटे नल ने 1 घंटे में कितना काम किया, प्लस 1/x - 10, बड़े नल ने 1 घंटे में कितना काम किया, बराबर दोनों ने मिलके कितना काम किया, इतना। बस अंतर पता क्या है, ये नंबर में दिया है और ये नंबर में नहीं दिया है ना, ये x के फॉर्म में दिया। बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखो मैंने क्या समझाया था, इनका एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा यही लिख दो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो भी x, क्योंकि x का गुणा 1 से करोगे वही आएगा, बराबर 8 बचे 75। अगली स्टेप में x और x 2x माइनस का 10। देखो बच्चों अपॉन में x इंटू x का स्क्वायर माइनस 10 इंटू x 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 75 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 75
इंटू 2x माइनस 10, इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 75 टू जा 150x, 75 10 जा 750, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10 80x। ये दोनों वैल्यू इधर से इधर लाओ, यहाँ पर क्या है 0, 8x स्क्वायर माइनस का 80x, ये 150 प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस 150x, माइनस का जो ये है वो प्लस 750 हो जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750, ये इसको चाहो तो इधर 0 लगा दो। बच्चों यही आपकी इक्वेशन है, कहीं कुछ गुणे भाग के मिस्टेक नहीं हुई हो तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 10 का मल्टीप्लाई किया x माइनस 10, एक्स इंटू एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10, 75/8 तो सही था अपना, अपना 72/75/8, ठीक है ये भी सही है। 75 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 से, 2x से किया 75 दूनी 150, 750, 8x स्क्वायर 80x, ठीक है 8x स्क्वायर 80x, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से, आंसर निकालोगे या जो मेथड आपको अच्छे लगे। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है, नहीं आए तो ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो फिर भी तो कमेंट करिएगा, करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगेगा, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें।